हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज कक्षा 9 का दूसरा पाठ परमाणु एवं अणु का कल लास्ट टॉपिक हमने लिया था। उसमें मूल धारणा के विषय में हमने बताया था। आज उसी पाठ के कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, उनके विषय में जान लेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आंकिक प्रश्न है, आप इसको ढंग से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। इससे आंकिक प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक आधा अंकिक जरूर आएगा, तो इसलिए आप इसको ढंग से देखिएगा। इस वाले पाठ में हमको लगता है कि लगभग 13 आंकिक प्रश्न हैं। तो इन आंकिक प्रश्नों को आप लोग जो है वो ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाला वीडियो है वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए, कहीं से आपको उसको देखने की आवश्यकता ना पड़े। आइए आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सबसे पहला प्रश्न है, ये नूतन प्रकाशन की किताब है, जैसा कि हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी पर आधारित है और इसी से हम लोग आंकिक प्रश्नों को कर रहे हैं। ये पेज संख्या 48 पर है पहला आंकिक प्रश्न। पेज संख्या 48 है, ठीक है। तो उस पर पहला आंकिक प्रश्न है, एक प्रयोग में 0.240 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरे प्रयोग में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.175 ग्राम मैग्नीशियम बनता है। इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, लिख लेते हैं हम। जैसे मैग्नीशियम कितना है, mg की मात्रा बराबर, mg की मात्रा बराबर है 0.240 ग्राम। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया MgO की मात्रा कितनी प्राप्त हुई हमको, 0.400 ग्राम, ठीक है। अब देखिए पहले प्रयोग में, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की मात्रा को निकाल लेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO में से Mg की मात्रा को घटा देंगे, तो O की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 0.400 माइनस 0.240। ये आ जाएगा कितना, 0 में से 0 हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 0.160 ग्राम। अब देखिए मैग्नीशियम की मात्रा का अनुपात और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नीशियम की मात्रा का अनुपात 0.4240 अनुपात 0.160। ये इसका अनुपात आ गया, देखिए ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम एक दूसरे से भाग दे दें तो 0.240 बटे 0.160 ये हो जाएगा। काट देंगे इसको, 2 से पहले काटेंगे तो 120 आ गया, 2 से काटेंगे तो 80, फिर 60, फिर 40, फिर 0 कट गया, 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2, ठीक है। यानी ये यदि हम इसको हल करेंगे पूरा, ये देखें तो ये आ गया 3:2 का अनुपात, ठीक है। ये 3:2 का अनुपात। अब दूसरे प्रयोग में देख लेते हैं। दूसरे प्रयोग में mg की मात्रा है, mg की मात्रा बराबर कितनी है, 0.1
105। अब MgO की मात्रा कितनी है? MgO की मात्रा बराबर 0.175। अब O की मात्रा निकाल लेंगे तो O की मात्रा बराबर हो जाएगी 0.175 माइनस 0.105। अब ये कितना हो जाएगा? 0.70। ठीक है। अब ये हो जाएगा mg की मात्रा अनुपाते O की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। इसमें देखते हैं तो mg की मात्रा कितनी है? 0.105 अनुपाते 0.70। इसको भी यदि हम काट लेंगे दोनों को, 105 बट्टे 0.70, 2 से कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 20, 21 और ये हो जाएगा 5, 14 पंचे 70, 14, फिर 7 से काटेंगे 7, 3, 2, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों ही प्रयोगों में मैग्नीशियम की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। ठीक है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो उत्तर में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों ही प्रयोगों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात निश्चित है, निश्चित अर्थात 3:2 है। अतः इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? अब इससे क्या हो गया? दोनों ही प्रयोगों में 3:2 का अनुपात है, अतः इससे जो है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो जाती है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब दूसरा सवाल लेते हैं, इसी पेज पर है सारे सवाल। ये कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट के अणुभार की गणना कीजिए। पोटेशियम क्लोरेट का अणुभार पूछ रहा है, KClO3 का अणुभार, KClO3 का अणुभार। ठीक है। K का दे रहा है, K का परमाणु भार दे रहा है 39 Cl का दे रहा है 35.5 और O का दे रहा है 16। ठीक है। हमने पहले ही बताया था जब अणुभार पूछेगा तो परमाणु भार देगा। अब अणुभार क्या होता है? अणुभार यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बराबर यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग। ठीक है। ये हो गया यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। अब यौगिक में क्या है? KClO3, K का एक परमाणु है तो 1 × 39 हो गया। Cl का कितना है? 35.5, तो 35.5 एक ही परमाणु है इसका भी, और प्लस O का कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। परमाणु भार कितना है? 16 दिया है, तो 3 × 16 सरल कर लेते हैं। 39 प्लस 35.5 और प्लस 16 × 48, सब जोड़ लेते हैं। 0.5 हो गया, 8 × 5 = 13, 13 × 9 = 22, 22 के 2 हासिल आया 2, 4 × 2 = 6, 3 × 9 = 3 = 12।
यानी इसका परमाणु भार, इसका अणु भार कितना हो गया 122.5। ठीक है, ये हो गया इसका अणु भार। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित यौगिकों में की संयोजकता बताइए। जल्दी से लिख लेते हैं। H पहला है, सवाल नंबर 3 पेज नंबर 48। पहला है Hg2Cl2 में Hg की, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं HgCl, 2 इसकी, तो Hg की संयोजकता बराबर, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख देंगे Hg की संयोजकता बराबर Cl के परमाणुओं की संख्या, Cl के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो कितने Hg हैं, 2 Hg हैं, और Cl के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2Cl, 2 से 2 कट गया, यानी Hg बराबर कितना हो जाएगा, 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसमें Hg की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा है, दूसरा देखते हैं COCl3 में CO की, COCl3 में CO, बहुत आसान है। ऐसे ही CO की संयोजकता बराबर Cl के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो Cl के परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें, 3 है, तो CO की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तीसरा देखते हैं SnCl4 में, नंबर 3 SnCl4 में Sn की, सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, Sn बराबर कितना हो जाएगा, कितनी है संयोजकता, कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब यदि ये पूछे Sn की संयोजकता 4 हो गई, यदि ये Cl की पूछे तो Cl की संयोजकता Sn के परमाणुओं की संख्या, तो Sn का कितना परमाणु है, 1 है, तो Cl की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस समझ में है कि नहीं। ऐसे ही यदि Cl की संयोजकता पूछे तो CO के परमाणुओं की संख्या, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1, 1 परमाणु है। इसी तरह से इसमें Cl की पूछे तो Cl इसमें 2 है, तो 2 की 2, तो 1 की 1, इसमें भी 1 हो जाएगी। बस समझेंगे नहीं। तो इस तरह से इसको हम लगा रहे। एक और लास्ट बचा MCl2 में MCl2 में M की संयोजकता कितनी हो जाएगी, Cl के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो M की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे ही जस्ट आपको लिख देना है CO की संयोजकता बराबर Cl के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, यह धनायन, अब अभी देखिए इसमें एक धनायन है, एक ऋणायन है, तो धनायन की संयोजकता बराबर ऋणायनों के परमाणुओं की संख्या, ऋणायन की संयोजकता बराबर धनायन के परमाणुओं की संख्या। तो इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक सवाल ऐसे ही और भी है, चौथा सवाल सेम इसी तरह है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यही फार्मूला लगेगा। देख लेते हैं इसको भी। Al2O3 में Al की, Al2O3 में सवाल नंबर ये 4 हो गया, 4 का फर्स्ट, Al2O3 में Al की। अब हमने क्या बताया, Al की संयोजकता बराबर O के परमाणुओं की संख्या, O के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, Al की संयोजकता बराबर कितनी हो जाएगी, O के परमाणुओं की संख्या, O के परमाणुओं की संख्या कितनी है, O के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो हो जाएगी Al की संयोजकता बराबर हो जाएगी 3। ठीक है,
अब इसी में O की मान लीजिए पूछे, O की संयोजकता बराबर Al के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, तो O की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से पूछ रहा है Fe2O3 में Fe की, Fe2O3 में Fe की, तो Fe की संयोजकता बराबर कितनी, O के परमाणुओं की संख्या बराबर 3। ठीक, इसी तरह से पूछ रहा है P2O5 में P की, P2O5 में P की संयोजकता कितनी है में P की, तो P की संयोजकता बराबर O के परमाणु संख्या, यानी O के परमाणु संख्या कितनी है 5। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से मिटा देते हैं, आ जाते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल है, कुछ आयनों के जोड़े इस प्रकार हैं, ठीक है, इनसे प्राप्त यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। तो 5वां है, आयनों का जोड़ा है। सबसे पहला है 5/48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहला है, पहला जोड़ा है Na के ऊपर एक धनावेश है व Cl के ऊपर एक ऋणावेश। अब हम जब यौगिक बनाते हैं तो धनायनों को और ऋणायनों को बराबर बराबर लेते हैं, ठीक है। धनायन भी एक है, ऋणायन भी एक है, तो यौगिक क्या बन जाएगा, यौगिक बराबर हो जाएगा NaCl। अभी इससे अलग एक एग्जाम्पल और बताएंगे। दूसरा है, दूसरा देख लेते हैं, Mg व CO3, Mg, ठीक है, व CO3 कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 2 संयोजकता है, इसके ऊपर भी 2 संयोजकता है, तो सीधा हो जाएगा MgCO3, ठीक है। तीसरा है BaSO4, Ba के ऊपर 2 धनावेश है व SO4 के ऊपर भी 2 ऋणावेश है। ऋणावेश की संख्या धनावेश की संख्या के बराबर है, तो ये यौगिक क्या हो जाएगा BaSO4, ठीक है। एक है, एक और रह गया लास्ट, KNO3, Kn तथा K तथा व NO3, इस पर एक ऋणावेश, इस पर एक ऋणावेश, सिंपल, दोनों बराबर, सॉरी धनावेश दोनों बराबर हैं, तो यौगिक क्या हो जाएगा KNO3, ठीक। एक उदाहरण हम अपने आप से बताते हैं, एक उदाहरण अपने आप से, स्वयं से, किताब में नहीं है आपके। अब देखिए Na है और SO4 है, इस पर 2 ऋणावेश। अब यहाँ समस्या हो गई, यहाँ एक धनावेश है, यहाँ 2 ऋणावेश है, तो अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था अभी शुरू में कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या यौगिक में बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो अब 2 से गुणा करेंगे इसको, तो 2 के गुणांक में 2 धनावेश हो गया और 2 ऋणावेश हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अब यौगिक Na2SO4, ठीक है। यौगिक क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट। वैसे आपकी किताब में नहीं है, लेकिन जानने के लिए हम बता दें कि हो जाएगा Na2SO4, ठीक है। अब यही बस करते हैं, अभी काफ़ी सारे सवाल हैं, तो 5 हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको ही समाप्त कर देना। एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और ले लेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर की जरूर कीजिएगा, और जहाँ कहीं इन अंकित प्रश्नों में दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर अपनी समस्या को टाइप कर देंगे तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ही समाप्त करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।